कुछ दोस्त दोस्त होकर भी दोस्ती नहीं निभा पाते, और कुछ दोस्त दोस्ती तोड़कर भी किसी दोस्त का बुरा नहीं चाहते। जी हाँ, ये चंद उक्तियाँ मेरे जहन में तब आईं, घर कर गईं, जब मुझे पता चला कि बॉलीवुड में दो ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने अपनी यारी को मशहूर भले ही ना किया हो, पर निभाया बखूबी है। मैं बात कर रहा हूँ जाने माने डायरेक्टर महेश भट्ट और मशहूर एक्टर विनोद खन्ना की, जिन्होंने वैसे तो कुछ ही फिल्में साथ की, लेकिन जो एक दूसरे के लिए किया वो अविश्वसनीय था। नौबत यह आ गई थी कि महेश भट्ट साहब एक्टर विनोद खन्ना को गले लगाकर रोने लगे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ और क्यों? सवाल आपके, कहानी हमारी। बॉलीवुड किस्सों में आज बात बॉलीवुड के दो ऐसे यारों की जिनके जतन सुन आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिस की स्पेशल पेशकश बॉलीवुड के अनसुने किस्से। विनोद खन्ना और महेश भट्ट की दोस्ती जो थी वो साल 1971 में आई फिल्म मेरा गांव मेरा देश से शुरू हुई थी। इस फिल्म में महेश भट्ट डायरेक्टर राज खोसला के असिस्टेंट थे और विनोद खन्ना फिल्म में एक एक्टर की भूमिका निभा रहे थे। फिल्म के दौरान महेश भट्ट और विनोद खन्ना का अच्छा तालमेल बैठ गया था, बहुत अच्छा, मतलब बिन गए समझ जाते थे क्या चाहिए, एक्टर किस तरह से एक्टिंग कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ अच्छा ज़्यादा हो वहाँ बुरे की कमी महसूस नहीं हो पाती ज़्यादा देर, और वही हुआ। कुछ कारणों से दोनों की दोस्ती में हल्की सी दरार आ गई और फिल्म तक ही उनकी दोस्ती सीमित रह गई। इसके बाद फिल्म मेरा गांव मेरा देश से विनोद खन्ना एक बड़े स्टार बन गए और महेश भट्ट ने मंजिलें और भी ये नाम की फिल्म से अपने डायरेक्शन की शुरुआत की एज अ लीड डायरेक्टर। लेकिन महेश भट्ट की तकदीर ने उनका ज़्यादा साथ नहीं दिया और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इसके बाद महेश भट्ट ने विश्वासघात भी बनाई, लेकिन वो भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खासा कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप हुई। ऐसे में लगातार फिल्में फ्लॉप होने के चलते महेश भट्ट साहब हार गए। वो होता है ना कि जब इंसान दुनिया से हारे तो फिर भी उभर जाए, लेकिन जब खुद से हारे हों तो कौन क्या समझाए। बिल्कुल वही हाल था। महेश भट्ट साहब इतने हताश हुए कि घर ही बैठ गए। गुजरती उम्र के बीच उनकी शादी भी हो गई और शादी के बाद उनकी बेटी हुई पूजा भट्ट। अब देखिए, इंसान तब तक थक हार कर बैठ सकता है जब तक मजबूरियां ना हो, लेकिन जब बात परिवार को संभालने की हो तो बड़े से बड़ा इंसान और छोटे से छोटा व्यक्ति भी उठ खड़ा होता है, आगे आ जाता है कि मैं ढाल हूँ, मैं करूँगा। अब डायरेक्टर साहब काम तो करना चाहते थे, लेकिन फ्लॉप फिल्मों की हिस्ट्री को देखकर कोई उन्हें फिल्म ही नहीं दे रहा। कोई राजी नहीं था कि महेश भट्ट साहब को फिल्म दी जाए, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि उसकी फिल्म की सक्सेस पाने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाए। अब भाई महेश भट्ट के डूबते करियर की हवाएं धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में फैलने लगी, सब तक पहुंचने लगी। और फिर ये बात पता चली, मेरा गांव मेरा देश में महेश भट्ट साहब के पुराने दोस्त बने जो थे विनोद खन्ना था। विनोद खन्ना साहब को जैसे ही महेश भट्ट की हालत का पता चला, उन्होंने डायरेक्टर की मदद करने की तुरंत ठान ली। अच्छा, इस बीच माजरा क्या था कि विनोद खन्ना जो थे वो इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके थे। एक्टर की एक के बाद एक कई फिल्में हिट हो रही थी। ऐसे में कई डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म में रखने के लिए तरस जाते थे। इसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया। उनके पास 1978 के दौरान एक फिल्म आई जिसका नाम था लहू के दो रंग। विनोद खन्ना ने इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर शंकर पर यह दबाव डाल दिया कि वो महेश भट्ट को इस फिल्म का डायरेक्शन करने का मौका दे दें। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर जो थे उन्हें इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन बात दरअसल ये थी कि फिल्म के जो प्रोड्यूसर साहब थे सीरू दरियानी जी, वो खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करना चाहते थे, उनकी दिली इच्छा थी। अब इसके बाद भाई काफ़ी नानकार हुई। विनोद खन्ना साहब ने इसके बाद अपना ब्रह्मास्त्र ही इस्तेमाल कर दिया। कहते हैं ना जिसे फिल्म छोड़ना, वो भाई विनोद खन्ना ने साफ साफ कह दिया कि अगर महेश भट्ट फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे तो वो भी फिल्म नहीं करेंगे। अब भाई ये तो प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि विनोद खन्ना का नाम सुनते ही पब्लिक थिएटर्स में मानो तब दौड़ ही चली जाती थी।
और एक्टर से डेट मिलना किसी प्रोड्यूसर के लिए मतलब वो होता है ना सोना मिल जाना, बिल्कुल वैसा होता था। ऐसे में विनोद खन्ना की जिद के आगे निर्माता को हार माननी पड़ी। डायरेक्शन का काम महेश भट्ट साहब को दिया गया, लेकिन हाँ विनोद खन्ना ने ये सबको कह दिया था कि कुछ भी हो जाए ये बात महेश भट्ट को नहीं पता चलनी चाहिए कि उन्होंने डायरेक्टर को फिल्म दिलाने के लिए कितने जतन किए हैं। अब भाई फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई, सब सही चल रहा था, लेकिन शूट के दौरान एक बार फिर महेश भट्ट और विनोद खन्ना के बीच मतभेद हो गया। अब भाई ये धीरे धीरे बढ़ने लगा, दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे और माजरा यहाँ तक पहुँच गया कि महेश भट्ट साहब नाराज़ होकर सीधा प्रोड्यूसर के पास चले गए और कहने लगे, देख लीजिए या तो इस फिल्म में मैं काम करूँगा या फिर ये। अब भाई पहले तो सीरू दरियानी ने महेश भट्ट को आराम से समझाया कि देखो ऐसे नाराज़ नहीं होते छोटी छोटी बातों में, सब ठीक हो जाएगा, तुम बात करके देखो एक बार। लेकिन महेश भट्ट साहब मानने को तैयार नहीं। अच्छा उन्हें पता भी नहीं था ना कि आखिर में उन्हें मिला कैसे ये सब। अब जब पानी जो है उनके सर से ऊपर जाने लगा प्रोड्यूसर साहब के, तो उन्होंने ज़ोर से कहा, तुम्हें पता भी है ये फिल्म तुम्हें मिली कैसे? भाई ये सुनते ही महेश भट्ट साहब दंग हो गए कि भाई फिल्म कैसे मिली, क्या होता है? आपने मेरे हुनर को समझा और फिर मुझे डायरेक्टर के रूप में सिलेक्ट किया, इसमें क्या, क्यों, कैसे, ये सब किस लिए? अब इसके बाद क्या था, सीरू जी ने महेश भट्ट को पूरी कहानी बताई और बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर महेश भट्ट सिर्फ दंग होकर पूरी कहानी सुनते रहे। हकीकत जानने के बाद आलम ये हुआ कि महेश भट्ट इतने शर्मिंदा हुए कि सेट पर ही विनोद खन्ना के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। भाई इतने बड़े दिल वाले विनोद खन्ना अब कहाँ नाराज़ रहने वाले थे। उन्होंने महेश भट्ट साहब को अपने बड़े दिल से माफ़ किया और दोनों ने फिर मिलकर इस फिल्म की शूटिंग को अंजाम दिया। साल 1979 में रिलीज़ हुई ये फिल्म लहू के दो रंग सुपर हिट साबित हुई और इस फिल्म के बाद से ही महेश भट्ट भी देश के जाने माने डायरेक्टर्स के नामों की सूची में अपना नाम दर्ज करवाने में सफल हुए। मतलब इस फिल्म के बाद उन्हें कभी भी किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। महेश भट्ट साहब और विनोद खन्ना जी की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनकर कुछ अल्फाज याद आते हैं कि दोस्ती ख्वाब है और ख्वाब की ताबीर भी है, दोस्ती ख्वाब है और ख्वाब की ताबीर भी है, रिश्ता इश्क भी है, याद की जंजीर भी है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा किस्सा कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।